अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं परचम। दिन के बच्चों के हैं 12 एंड इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। आज हमें जून 1 से लेकर 3 तक के डेली सीए कवर करने थे। 3 दिन का करंट अफेयर इकट्ठा हो जाता बिकॉज फर्स्ट को आई डिड नॉट टेक योर सेशन। कल संडे था, आता ही नहीं है सेशन। कल और आज के हमको कवर करने हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज, प्लीज पे अटेंशन, अभी हम 2 और 3 जून के करंट अफेयर इस सेशन में लेंगे। ठीक है, आज एक और सेशन आपको दिया जाएगा 1 जून के सीए का अलग से, राइट तो ध्यान रखिएगा। आज 2 करंट अफेयर सेशन आपके डेली सीए के आएंगे। अभी हम 2 और 3 जून पढ़ रहे हैं और शाम को मोस्ट प्रॉब्ली या तो 4 o'clock वाले स्लॉट में आएगा, 7 o'clock वाले स्लॉट में आएगा। टीम विल बी इन्फॉर्मिंग यू। तो उस हिसाब से आज आप अपना वो वाला सेशन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कल से हम रेगुलरली आगे फॉरवर्ड चलेंगे। चलो सो तिथि देखते हैं। ज्येष्ठ महीना अभी भी चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ चुका है क्योंकि आज है द्वादशी। द्वादशी यानी 12th। ओके और बस थोड़े ही टाइम में अमावस आ जाएगी और फिर हम शुक्ल पक्ष की तरफ मूव कर जाएंगे जब चांद धीरे धीरे बढ़ेगा। और विक्रमी संवत अभी 2081 चल रही है, शक संवत 1946 चल रही है। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे लेने से शुरुआत करेंगे। 2 जून और 3 जून के इंपॉर्टेंट डेज हमें कवर करने हैं। सो 2 जून को एक इंपॉर्टेंट डे आता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना इस दिन फॉर्मेशन में आया था। कौन से साल में? 2014 में। कौन से स्टेट से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है और अभी 2024 में 1 डेकेड कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 2014 में तेलंगाना एग्जिस्टेंस में आया था। और इसी के साथ एक बड़ा डेवलपमेंट भी आ गया है कैपिटल्स को लेकर के कि भाई अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, क्योंकि हैदराबाद अब सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल रह जाएगी। मैं समझाती हूँ कैसे क्या, पहले ये समझते हैं। सो 1 दशक यानी 1 डेकेड कंप्लीट हो चुका है जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। ये पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में थे, फिर यहाँ पे डिमार्केशन करके तेलंगाना वॉज क्रिएटेड अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और ये कैसे हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के तहत, राइट। एंड स्टेट सॉन्ग जो है तेलंगाना का, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जय जय हे तेलंगाना, ये स्टेट सॉन्ग है तेलंगाना का। किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय आंदे श्री। आंदे श्री इज द तेलंगाना के पोइट हैं जिन्होंने सॉन्ग लिखा। और इसको जो कंपोज किया है, इसका जो म्यूजिक है, जो धुन है, वो किसने कंपोज की है? एम कीरावनी जी ने कंपोज किया। और एम कीरावनी सुन के कुछ याद आ रहा है? ऑस्कर मिल चुका है आरआरआर मूवी। आरआरआर मूवी के अंदर जो इनका म्यूजिक था उसके लिए इनको ऑस्कर भी दिया जा चुका है। जल्दी से मुझे बता दीजिए, वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं। आरआरआर मूवी को कितने ऑस्कर्स मिले? ओके, और कौन से ईयर में मिले? Right? So try and answer this question for me. Now, the capital problem that I was telling you, देखिए जब 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया था तब ये डिसाइड किया गया था कि हैदराबाद अभी दोनों स्टेट की कैपिटल रहेगी अगले 10 सालों तक। कब तक? अगले 10 सालों तक। उसके बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी और आंध्र प्रदेश अपनी दूसरी कैपिटल डिसाइड करेगा। अब वो अमरावती करे, विशाखापट्टनम करे, वो आंध्र प्रदेश के ऊपर है। तेलंगाना के साथ तो मसला क्लियर है बिकॉज 10 साल हो चुके हैं, हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल हो जानी चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश अभी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है बिकॉज ना अमरावती ना विशाखापट्टनम, दोनों में से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। सो देखते हैं अब आगे आगे क्या डेवलपमेंट होगा। और सेक्शन 5(2) ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो थी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जून 2, 2024 तक हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगी। उसके बाद आंध्रा अपनी नई कैपिटल चूज करेगा। अब क्योंकि हम तेलंगाना स्टेटहुड डे की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ स्टेट सिंबल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टेट बर्ड जिसे हम बोलते हैं किंगफिशर या रोलर, इंडियन रोलर या ब्लू जे, और यहाँ पे इसको कहा जाता है पालपित्ता। ओके, देन स्टेट एनिमल, दिस इज द डियर, जिंका यहाँ पे कहा जाता है। स्टेट ट्री, जो राजस्थान का भी स्टेट ट्री है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राजस्थान में इसे खेजड़ी या खेजड़ली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे इसे जाम्मी चेट्टू बोलते हैं। एंड देन स्टेट फ्लावर इज तांगडू तानिर कैसिया। ओके, कुछ मैंने स्टेट सिंबल बता दिए। वही सवाल आपसे करूंगी जो जब भी स्टेट की इन्फो आती है मैं आपसे पूछती हूँ, हु इज द सीएम एंड हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना करंटली? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो इस न्यूज से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे जो हमको डिस्कस करना है दैट इज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। एक बार देखने जैसा है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्स वर्कर्स के जो राइट्स हैं
उनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस हैं, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी पहली बार 2 जून 1975 में। अराउंड 100 सेक्स वर्कर्स थे जो इकट्ठे हुए थे लियोन, फ्रांस के अंदर। उन्होंने कहा था कि हमारी वर्किंग कंडीशंस बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, हमारी लिविंग कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड दैट इज़ वाई समथिंग मस्ट बी डन। और इसीलिए 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इस पेशे में जो लोग हैं उनके लिविंग कंडीशंस और उनकी सेफ्टी, उनके वेलबींग के लिए कुछ किया जा सके। एंड एक्सेस टू जस्टिस इस इंपॉर्टेंट डे की थीम चली आ रही है, एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट डे, लेकिन अब ये 3 जून का है। कब का है? 3 जून का। एंड द डे इज वर्ल्ड बाइसिकल डे। बाइसिकल डे, जो हम बाइसिकल चलाते हैं, बाई का मतलब 2 पहिया ना, 2, बाई का मतलब 2, लेकिन ये आता है जून 3 को। तो ट्राईसाइकिल भी याद कर सकते हो, बच्चे ट्राईसाइकिल चलाते हैं ना, इससे आप जून 3 याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है। और बाइसिकल इज़ अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज ऑप्शन, इसका कोई नुकसान नहीं है, साइकिलिंग करनी चाहिए। और इसी उम्मीद से कि सब लोग साइकिलिंग करेंगे, हेल्दी रहेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में इस दिन को अनाउंस किया था। अलग अलग जगह अलग अलग थीम बताई जा रही है, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट्स अगर देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की, तो कोई थीम अनाउंस नहीं की गई है अभी तक। ओके, चलिए, सारे इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, स्टेट सेक्शन की न्यूज़, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, सारे डोमेन एक एक करके लेते चलते हैं। सो अब न्यूज़ आ रही है असम से। असम के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंची है कि IIM कामरूप को नॉड मिल चुका है, हामी यानी मंजूरी मिल चुकी है, और बहुत ही जल्दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कामरूप असम के अंदर खुलेगा, बनेगा। ओके, सो असम इज सेट Assam to set up new IIM Kamrup after center's nod, और IIM अहमदाबाद टू मेंटोर। मेंटरिंग कौन करेंगे? IIM अहमदाबाद करेंगे। 2 IIMs थे जो एक साथ सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए, IIM अहमदाबाद एंड IIM कलकत्ता, जैसे अब हम कोलकाता बोलते हैं। और कौन से ईयर में आए थे? जल्दी से लिखोगे? चलो बताओ। IIM अहमदाबाद एंड IIM कलकत्ता, दोनों कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आए थे? और इसी में से IIM अहमदाबाद मेंटर करेगा IIM कामरूप को, जो कि बहुत जल्दी असम के अंदर देखने को मिलेगा, और नियर गुवाहाटी। इंडिया में अभी तक टोटल 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, टॉप नॉच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। उन 21 में से सिर्फ एक है जो अभी तक नॉर्थ ईस्ट में था, और वो शिलोंग, IIM शिलोंग था। और अब IIM कामरूप असम को मिलेगा, तो इससे ऑफकोर्स बहुत बूस्ट इस एरिया में आने वाला है। बहुत सारा यूथ वहाँ पहुँचेगा, डेवलपमेंट पहुँचेगा, ओके, कनेक्टिविटी पहुँचेगी। चलिए, सो नाउ मूविंग ओवर टू एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड कैटेगरी या सेक्शन रादर, निमहंस। निमहंस को मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल हेल्थ प्रमोशन की फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को नेल्सन मंडेला अवार्ड देती है। इस बार ये अवार्ड किसको मिला है? निमहंस को मिला है। नाउ व्हाट इज दिस निमहंस? बेंगलुरु बेस्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का नेशनल इंस्टीट्यूशन है, बेंगलुरु बेस्ड है। और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। ओके, और कौन हेड करते हैं इसको? लिखो जल्दी से, हु इज करंटली हेडिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो इसको WHO ने अवार्ड किया है नेल्सन मंडेला अवार्ड से। ये जो अवार्ड है ये WHO ने 2019 में इसकी शुरुआत की थी, और उन्हीं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, NGOs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारी कैटेगरी ले लो, उनको दिया जाता है जो हेल्थ प्रमोशन में रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। गॉट इट? सो नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को मिला है। चलिए, सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, डायरेक्टली जब इन्वेस्ट करते हैं कोई फॉरेन कंट्रीज इंडिया के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन निवेश हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये कौन सी कंट्री से हुआ है इंडिया में 23-24 फिस्कल ईयर में? एंड आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर से हुआ है। इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर इन 23-24, और जो मॉरिशस है वो सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर के तौर पर उभरा है। ओके, नाउ अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक उथल पुथल चलती रहती है। सो ओवरऑल जितने भी देश हैं अलग अलग, उनमें जो इन्वेस्टमेंट है कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। अभी हम इंडिया की बात करें तो ओवरसीज कैपिटल इनफ्लोज जो हो रहे हैं, यानी जो भी निवेश दूसरे देशों से भारत में आ रहा है, इनफ्लो कर रहा है, वो करीब 3.5% कम हुआ है।
ओके लेकिन फिर भी अगर हम एफडीआई के टर्म्स में देखें, सिंगापुर टॉप पे रहा, हालांकि इसी ट्रेंड को सिंगापुर ने भी फॉलो किया है, यानी कि सिंगापुर के जो इन्वेस्टमेंट है वो 31.55% डिप हुए हैं, कम हुए हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी हाईएस्ट बने हुए हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मॉरिशस है, और सिंगापुर 2018-19 से ही हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई रहा है, उससे पहले मॉरिशस था। ओके चलिए, अच्छा यहीं पे सिंस ये इकोनॉमिक न्यूज़ है, बैंकिंग एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे एक अनाउंसमेंट कर दूं। मैंने आपको बताया था कि अभी जो लास्ट संडे गया है उससे आपका बैंकिंग वीकली करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, बट देयर वर सम स्टूडियो रिलेटेड इश्यूज, कुछ नॉइस का इशू सेटल नहीं हो पा रहा था जो सर ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो नाउ वो हम कमिंग वीक से लेकर के आएंगे। सो कमिंग संडे से आपको अपने बैंकिंग सीए सेशंस रेगुलरली देखने को मिलेंगे विदाउट फेल, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन द स्टूडियो राइट नाउ। एंड सेकेंडली आपके जो 2 महीने के मंथली बैंकिंग सीए मिस हुए हैं बिकॉज फैकल्टी वॉज नॉट देयर, सो वो भी मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है, ही विल टेक दोज फॉर यू। तो अगर आप बैंकिंग सीए यहाँ रिलाई कर रहे हो परचम के ऊपर, तो आपको कुछ भी कंटेंट मिस आउट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। एक और हफ्ता वेट कर लो, इतने टाइम से यू आर वेटिंग, एक और हफ्ता वेट करो, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेपाल की एक बहुत सुंदर सी रिवर, जो कि पहले सुंदर नहीं थी पर इसमें क्लीन अप का वर्क किया गया है। 36 आवर्स के अंदर अराउंड 25,000 kg का जो वेस्ट था वो इसमें से रिमूव किया गया। अब आप बोलोगे मैम ये भी एग्जाम में पूछेंगे क्या, कितने घंटों में कितना वेस्ट नदी से निकाला? नहीं, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये पूछेंगे कि ये जो नदी है ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ बहती है, इंडिया में अगर आती है किस फॉर्म में आती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये न्यूज हमने ली है इस रिवर के चलते, ठीक है, समझे आगे। चलो सो न्यूज क्या बोल रही है, न्यूज बोल रही है रिवर सनकोशी क्लीन अप कैंपेन रिमूव्स 24,575 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन गोलांजोर म्युनिसिपैलिटी ऑफ नेपाल इन 36 आवर्स। ओके, करीब करीब 1.5 दिन के अंदर इन्होंने ये पूरा क्लीन अप कर लिया है। अब ये जो क्लीन अप है कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया गया ये सब देखते हैं, फिर रिवर का डिस्कशन करेंगे। तो प्रोजेक्ट कैप कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर प्रिवेंटिंग प्लास्टिक लीकेजेस इन रिवर, और उसी में चल रहा था प्रोग्राम प्लीज यानी प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज ऑफ साउथ एशिया। सो इस प्रोजेक्ट के, इस प्रोग्राम के तहत ये पूरी क्लीनिंग की गई है। करीब 134 लोग साथ में आए, 36 आवर्स में सारा वेस्ट इन्होंने हटा दिया। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, सनकोशी रिवर कहाँ बहती है? ये ईस्ट नेपाल साइड की रिवर है। ओके आपने इंडिया की जब इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ते हो तो एक रिवर का नाम सुना होगा जो इंडिया में एंटर करती है, कोशी या कोसी रिवर हम इसे कहते हैं, नेपाल की है। इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सप्तकोशी। सप्त क्यों? सप्त मतलब 7, तो 7 रिवर्स आती हैं, मिलती हैं और फिर कोसी की तरह आगे बहती हैं, राइट, और फिर आगे आके गंगा में मिलती हैं और बिहार साइड से इंडिया के अंदर एंटर करती है, मतलब बिहार साइड में जुड़ती है गंगा में, ऐसे समझो। सो ये जो सप्तकोशी है इसी की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है सनकोशी। समझ में आई बात? तो ये जो कोसी रिवर है या जिसे हम सप्तकोशी रिवर कहते हैं, उसी की एक ट्रिब्यूटरी है सनकोशी रिवर। अब आप कुछ भी बात करो उससे पहले मैप देखो ताकि आपको थोड़ी लोकेशन का आइडिया लगे। इंडिया का मैप, इंडिया में नेपाल वाला हिस्सा दिख गया, और ये देखो ये नेपाल की बाउंड्रीज हैं। लेट मी टेक अनदर पेन। ओके, ये नेपाल की बाउंड्रीज हो गई, इधर मैं सिक्किम भी ले लिया। ये कोसी रिवर आपको दिख रही है। कोसी रिवर अगर आप देखोगे नेपाल की बाउंड्री के बाहर से आ रही है, यानी तिब्बत प्लेट्यू से आ रही है। वहां के ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलते हैं तो नदियां बनाते हैं। तो ये कोसी रिवर है और ये नेपाल के ईस्टर्न साइड में बहती बहती और देखो इंडिया में एंटर हो रही है। कौन सा रीजन है ये बिहार वाला रीजन है, ठीक है। और यही जो कोसी रिवर है इधर सेंट्रल और ईस्टर्न नेपाल से 7 रिवर्स मिलती हैं और फिर ये कोसी के तौर पे आगे बहती हैं। सो इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? यस, चलो आगे समझते हैं। सो कोशी रिवर ड्रेन्स ईस्टर्न नेपाल, ये हमने देख लिया। इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है बिकॉज 7 रिवर्स ज्वाइन होती हैं सेंट्रल ईस्टर्न नेपाल में और ये नदी बनाती हैं। मेन रिवर जो कि कोशी रिवर सिस्टम बनाती हैं उनमें एक नदी का नाम देखो, सनकोशी। तो सनकोशी रिवर कहाँ की है? नेपाल की है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोशी या सप्तकोशी रिवर की है। उसके अलावा इंद्रावती, तंबाकोशी, भोटेकोशी, दूधकोशी, अरुण, तामूर रिवर्स ये सब मिलकर के सप्तकोशी रिवर सिस्टम बना रही हैं, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ओके सो ये जो सनकोशी रिवर है इसका वाटर सोर्स यानी कहाँ से पानी आ रहा है इस नदी में, तो जांगजांगबो ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर,
ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर, नाम याद रखेंगे आप, तिब्बत के अंदर है और वो इसको वाटर देता है और ये जाके मर्ज होती है सप्तकोशी में, जो अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन करेगी। सप्तकोशी नेपाल से आ रही है और गंगा को ज्वाइन करती है यहाँ, ये रही आकर के इसने यहाँ पे गंगा को ज्वाइन किया है इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंदर यहाँ आकर के ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है और फाइनली कहाँ जाके ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है। गंगा का जो रिवर कोर्स है फिर आगे वो फॉलो हो जाता है। ठीक है जी, चलिए, सो रिवर क्लियर हो गई। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अब हम नेपाल से चल लेते हैं और फर्दर चाइना की तरफ। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, मून मिशन था उसका, जो फार एंड है मून का, जो अर्थ की तरफ फेस नहीं करता है ना, जो लेसर नोन है, वहां से अभी तक हमने ज्यादा स्टडी नहीं की है। तो फार साइड ऑफ द मून पे एक मिशन चाइना ने लॉन्च किया था, चांगे 6। रिमेंबर हमने पहले पढ़ा था, वो चांगे 6 मिशन चाइना ने बोला है कि भाई सक्सेसफुल अभी तक हो गया कि वहां पे स्पेसक्राफ्ट लैंड हो चुका है और इसका पर्पस क्या है, वहां से जो पत्थर हैं, जो डेब्री है, वो लेकर के वापस धरती पे आना ताकि उसकी स्टडी की जा सके। ओके, तो अब देखते हैं चाइनाज हाई स्टेक मून मिशन जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है मून के फार साइड पे। ये अगर अर्थ है तो मून हमेशा एक ही साइड अर्थ की तरफ फेस करके रखता है, दूसरी साइड हमें नहीं दिखती है, राइट। तो वो हो गई फार साइड, जो दिखती है वो नियर साइड हो जाती है। सो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है, चांगे 6 ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है 2 जून को। कहाँ पे लैंड किया है, साइट देखिएगा, एक ह्यूज क्रेटर है, क्रेटर यानी एक बड़ा सा गड्ढा, राइट। उस क्रेटर का नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन। साउथ पोल एटकिन बेसिन के पास में उसने लैंड कर लिया है उसके अंदर, और वहां से वो सॉइल और रॉक सैंपल्स लेगा, क्योंकि वो साइड एक्सप्लोर नहीं है, वो सारे ले करके और वापस लौटेगा जून 25 तक। चाइना के जो इनर मंगोलिया वाले साइड के जो डेजर्ट है वहां पे लैंड करेगा जून 25 को। नाउ ये पहला ऐसा मिशन है, इट इज द फर्स्ट सच मिशन जहां से हम फार साइड ऑफ द मून से सैंपल कलेक्ट करके धरती पे वापस लेके आना चाह रहे हैं। अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। ओके, नाउ चाइना ये भी चाह रहा है कि 2030 तक वो किसी पर्सन को मून पे पहुंचा दे, और अगर वो ऐसा कर पाए तो यूएस के बाद ये पहला कंट्री हो जाएगा जो चांद पे पहुंचाएगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अगर इस बीच किसी और देश का कोई मिशन नहीं आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि चाइना का पहला मून मिशन है ये चांगे 6, नो। इससे पहले चांगे 4 स्पेसक्राफ्ट था जो कि फार साइड ऑफ द मून पे लैंड किया था 2019 में। लेकिन ये जो चांगे 6 है ये सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नाउ देयर इज दिस न्यूज, अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हो मैम इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज क्या है, कृष्ण कन्हाईज द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन ओपन्स इन दुबई। ऐसे तो बहुत सारी एग्जीबिशंस होती रहती है, इस एग्जीबिशन में ऐसा क्या खास है? पहली बात ये खास है कि पीएम मोदी जी ने कांग्रेचुलेट किया, चलो ठीक है, वो भी बहुत सी चीजों को कांग्रेचुलेट करते हैं। ये खास है कि जो कृष्ण कन्हाई जी हैं, इन व्यक्ति का नाम है कृष्ण कन्हाई, ये पद्मश्री अवार्डी हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ी सी आइडिया ले लो, बिकॉज पर्सन इन न्यूज के एंगल से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो वापस से चलते हैं, कृष्ण कन्हाईज द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन दुबई के अंदर स्टार्ट की गई, जिसमें कृष्ण जी के ऊपर अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं उनको एग्जिबिट किया जाएगा, राइट। कृष्ण कन्हाई इंडियन आर्टिस्ट और पेंटर हैं और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2004 के अंदर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूपी सरकार ने भी इनको काफी सारे पुरस्कार दिए हैं। चलो, नाउ दिस इज अ गुड तो नहीं बिग न्यूज, एंड दैट इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, कौन, रुचिरा कंबोज, IFS। वो अपनी करीब 4 साल की सेवा, 4 दशकों की सेवाओं के बाद, यानी 40 इयर्स की अप्रॉक्सीमेटली सेवाओं के बाद, नाउ शी इज टेकिंग रिटायरमेंट। रुचिरा कंबोज इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, ये याद रखिएगा, ये एक सुपरलेट या फर्स्ट इन इंडिया वाली कैटेगरी हो गई। इंडियाज फर्स्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट टू द UN, रुचिरा कंबोज, नाउ शी इज रिटायरिंग। 35 इयर्स ऑफ सर्विस इनकी रही है, करीब 40 इयर्स बोल दिए गए, 4 डेकेड्स बोलने में अच्छा लगता है। इन्होंने इंडियन एनवॉय इन भूटान, साउथ अफ्रीका और फिर यूनेस्को, इसमें भी सर्व किया हुआ है, और इस पोजीशन पे फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, जिसका कि हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, ये पोजीशन इन्होंने 2 अगस्त 2022 को ली थी। ओके, नाउ इसके अलावा शी वॉज इंडियाज चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, और ये भी द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सो फार इन द गवर्नमेंट जिन्होंने इस पोजीशन को हेल्ड किया है, इंडियाज चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। 2011 से 14 इन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था।
ठीक है, तो दो फर्स्ट कैटेगरीज इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ी हैं, इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव to UN and India's first chief of protocol, a woman, to hold this position. Got it? रुचिरा कंबोज. अब नए कौन आएंगे इनकी जगह, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है. All right, then moving over to some important अपॉइंटमेंट्स एंड फिर स्टेट न्यूज करेंगे और फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. सो आइसलैंड इलेक्ट्स बिजनेस वुमन हाला टॉमस डॉटर एज प्रेसिडेंट. ओके, सो ये है यूरोप और यहाँ पे आप ये आइसलैंड देख सकते हो, राइट. सो ये जो आइसलैंड है यहाँ पे नई प्रेसिडेंट मिली है और नाम क्या है इनका, हाला टॉमस डॉटर. आइसलैंड ठंडी जगह हो ना, बिल्कुल होगी ना ठंडी, वहां पे कोई हल्ला करता होगा क्या? जहाँ ठंडक है वहां सबके दिमाग ठंडे हैं, कोई हल्ला नहीं करेगा. सो हाला टॉमस डॉटर के लिए हैला से हल्ला ले लीजिए, आइसलैंड में कोई हल्ला नहीं करेगा, ऐसे आप इसका प्रेसिडेंट याद कर सकते हो. कैपिटल इज रेकयेविक, एंड करेंसी इज आइसलैंडिक क्रोना. अब आफ्टर आइसलैंड वील मूव ओवर टू कुवैत एंड कुवैत के जो अमीर हैं अब उन्होंने अपॉइंट किया है सबा खालिद अल सबा को क्राउन प्रिंस, यानी अभी जो गद्दी पे बैठे हैं उनके बाद उनका एयर कौन होगा, वारिस या उस पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति कौन होगा, सबा खालिद अल सबा होंगे. नाउ यहीं आप मुझे बताइए कुवैत के अमीर कौन है, हु इज द एमिर ऑफ कुवैत करंटली. ये मैंने जान के इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, आप सर्च करोगे तो आपके दिमाग में टिकेगी ये चीज. कुवैत के अमीर जिन्होंने अपॉइंट किया है सबा खालिद अल सबा को क्राउन प्रिंस. सो हु इज दिस पर्सन? ओके, और शेख सबा अल खालिद इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे सर्व कर चुके हैं. नाउ ही हैज बीन डिक्लेयर्ड क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत. कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी. चलिए, कुवैत की कैपिटल कुवैत ही है बेसिकली. सो आर प्रज्ञानंदा, अगली न्यूज आ रही है. अब हम स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. स्पोर्ट्स सेक्शन में नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर करेंगे. सबसे पहली खबर नॉर्वे चेस टूर्नामेंट से, जहां थोड़े टाइम पहले हमने न्यूज पढ़ी थी कि मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया है और आगे बढ़ चुके हैं अगले फर्दर राउंड्स में. अब जो खबर है उसी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट से रिलेटेड आ रही है दैट आर प्रज्ञानंदा बीट्स वर्ल्ड नंबर 2 फैबियानो कैरुआना जो कि वर्ल्ड नंबर 2 है चेस में, उनको भी आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया है और टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है. इस वजह से न्यूज ली गई है, वरना हर राउंड में किसको हरा रहे हैं जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप 10 रैंकिंग में पहुंच चुके हैं इंडिया के आर प्रज्ञानंदा वर्ल्ड नंबर 2 कैरुआना को हरा करके. और ये कहाँ चल रही है बातचीत सारी, ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के अंदर. ठीक है, 5th राउंड में इन्होंने हराया है. फिनाले अभी दूर है, बचा है. ओके, नाउ मूविंग ओवर टू एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप जो कि ताइवान में हो रही है. सो डीपी मनु जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड लेकर के आए हैं इंडिया के लिए इन ताइवान ओपन, लेकिन ओलंपिक कोटा नहीं जीता. ओलंपिक्स जब होंगे तब अलग से पढ़ेंगे, अभी इतना ही ध्यान रखिए. इंडियाज डीपी मनु क्लिंचेस गोल्ड इन जैवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन. एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, ताइवान में, इसलिए ताइवान एथलेटिक्स ओपन कह रहे हैं उसको. डीपी मनु ने गोल्ड लिया है कौन से स्पोर्ट में, जैवलिन थ्रो में. और 100 मीटर हर्डल्स में नित्या रामराज सिल्वर लेकर के आई हैं. यही नहीं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सॉरी नॉट हाई जंप, माय बैड, लॉन्ग जंप, नैना जेम्स ने गोल्ड मेडल लिया है विमेन लॉन्ग जंप में, सेम ताइवान एथलेटिक्स ओपन के अंदर. ठीक है, सो नैना जेम्स लॉन्ग जंप, देन सिर्फ गोल्ड वाले याद रख लीजिए तो भी चलेगा, डीपी मनु जैवलिन थ्रो गोल्ड. एंड देन हम आते हैं फुटबॉल पे, और फुटबॉल में हम बात कर रहे हैं UEFA चैंपियंस लीग की. चैंपियंस लीग जो कि यूरोप के अंदर जो क्लब्स हैं, फुटबॉल क्लब्स, वो आपस में compete करते हैं, और उसमें रियल मैड्रिड जीत चुका है और लगातार नहीं मतलब और रिकॉर्ड 15th टाइम जीत इन्होंने हासिल किया. यानी अभी तक कितनी बार चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया, अब 15th टाइम इन्होंने अपने नाम कर लिया. किसको हराया है इस बार, बोरुसिया डोर्टमुंड को हराया है. ठीक है, सो UEFA चैंपियंस लीग एनुअल क्लब एसोसिएशन है फुटबॉल का, जो कि यूरोपियन क्लब्स आपस में कम्पीट करते हैं और टॉप डिवीजन यूरोपियन क्लब्स खेलते हैं. इसमें रियल मैड्रिड 15वीं बार रिकॉर्ड टाइम है इनका, इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं. ठीक है जी, तो ये हो गया 2 और 3 जून से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. मैं वापस याद दिला दूं, 1 जून की जो क्लास आपकी नहीं हुई थी वो आज ही ली जाएगी और उसका PDF भी आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, सो डू नॉट मिस दैट आउट. ओके, चलिए
आज जो भी आपने पढ़ा है उसका पीडीएफ है आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। अगर आप लाइव चैट में हो तो लिंक दिया गया है आपको यहाँ पे। अगर आपको बाकी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो parchamclasses.in पे जाएंगे। यस, मंथली सीए सीरीज स्टार्ट होगी, आज या कल में हो जाएगी, और उसकी जो मैगजीन होगी वो भी आप यहीं से एक्सेस करोगे। ठीक है, तो वेट कीजिए। मेरा जो मंथली रिवीजन सेशन आता है वो मंथली सीरीज के एंड में इस बार मैं लाऊंगी, ताकि जो बच्चे डेली वीकली मंथली सारे वीडियोस देख चुके हैं फिर वो प्रैक्टिस टेस्ट मेरे साथ ले लेंगे। ठीक है, और ज्यादा जानकारी आपको कोर्सेज सब्सक्रिप्शन वॉटेवर की चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। कुछ भी परचेज करते हो, बी इट 10 रुपीज और 1000 रुपीज, आपको कोई ट्रबल आता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट parchamclasses06@gmail.com, यहाँ मेल करेंगे आप अगर आपको वाकई में सोल्यूशन चाहिए तो। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके अलावा एक और सोर्स है कॉन्टैक्ट का, परचम ऐप, अगर आपको कोई जनरल क्वेरी लेनी हो। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, रेडी फॉर द रिविजन टेस्ट? चलो चलो फटाफट से आंसर करो फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चांगे 6 मिशन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं चांगे 6 मिशन की, आपको करेक्ट बतानी है। इट एम्स टू लैंड ऑन मून, कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम लूनर सरफेस एंड रिटर्न देम टू अर्थ। सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिट्रीव सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। भाई ये जो मिशन है ये चांद पे जाएगा, सैंपल लेगा, धरती पे लेके आएगा, और फार साइड ऑफ द मून पे जाने वाला पहला मिशन है। बिल्कुल सही है, जाने वाला नहीं, सैंपल कलेक्ट करके लाने वाला, फार साइड ऑफ द मून से। बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। सो ए एंड बी 1 एंड 2 दोनों सही है। Which institute has been awarded Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन 2024 के लिए किसको दिया है इस बार? आंसर विल बी निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलुरु बेस्ड है। दो स्टेटमेंट है करेक्ट पूछी जा रही है। June 2 marks the day Telangana was created out of Andhra Pradesh in 2014. सही है, करेक्ट है। State song Jaya Jaya He Telangana was written by M.M. Kiravani, who won Oscars for RRR. इन्होंने लिखा था या कंपोज किया था? कंपोज किया था, लिखा इन्होंने नहीं था, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। सो ओनली वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड स्टेट्स? जो अभी रिटायर हुई हैं, रुचिरा कंबोज। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज 2 क्वेश्चन ऑफ द डे आएंगे अलग अलग वीडियोस पे, अभी के लिए ये है। वेयर इज द वाटर सोर्स ऑफ रिवर सनकोशी लोकेटेड? सनकोशी रिवर हमने पढ़ा नेपाल से, और उसका रिवर सोर्स कौन सा ग्लेशियर है या कौन सी जगह है आपसे पूछा जा रहा है, आंसर कीजिएगा। और लास्ट रिमाइंडर तीसरी बार कि एक और सेशन आ जाएगा 1 जून के सीए जो हमारे मिस हुए उसको लेकर के, तो हम वापस मिलेंगे आज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, तब तक पढ़ो अच्छे से एंड हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।